हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। आज हम लोग द्रोना बैच में स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री और इसका फर्स्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले मैथ्स और बायोलॉजी चल रहा है द्रोना बैच में और ये 30 मिनट्स का एक रिवीजन सीरीज है जिसमें हम लोग 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। कोई बड़ा चैप्टर होता है उसको हम लोग 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं रिवाइज करने में, उसको एक या दो पार्ट में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है इससे एग्जाम में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। सबसे पहले तो समझते हैं कि इसका जो प्रेजेंस है, इसका जो एबंडेंस है वो नेचर में कितना है। तो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन होता है वो मिलता है 0.02% मिलता है और ये जो एटमॉस्फेयर में कितना मिलता है 0.03% मिलता है। ये जो इन्वायरमेंट में मिलता है और कार्बन ही बहुत ही यूजफुल एलिमेंट आप कर सकते हो जिससे बहुत सारा चीज बनता है। जैसे कि आपको हर एक फूड कंपोनेंट में मिलेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सब जगह आपको कार्बन मिलेगा, साथ ही साथ टेक्सटाइल में आपको मिलेगा। मतलब न्यूमरस प्रोडक्ट बनता है इससे कार्बन से। ठीक है, बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड है ये, सॉरी बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है ये कार्बन। ठीक है, और आपको जैसे कि हम बता चुके अभी कि अर्थ क्रस्ट में कितना मिलता है 0.03% मिलता है और ये नेचर में कितना मिलता है 0.03, यानी कि एनवायरनमेंट में मिलता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग अब बॉन्डिंग इन कार्बन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 2 और 4। ठीक है, ये 4 होने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट बोलते हैं, यानी कि जिसके आउटर मोस्ट में 4 इसके इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और इसी 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये शेयर कर सकता है अदर एटम से और शेयर करके ये क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो कार्बन है वो स्पेशल क्यों है। स्पेशल इस मामले में है क्योंकि देखिएगा अगर कोई एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 रहता है तो वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन। जैसे समझिए आप कि Na है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका कन्फिगरेशन क्या होता है 2, 8 और 1 होता है, यानी कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है और एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, किसी के साथ शेयर कर सकता है। जब शेयर करेगा तो ये क्या करेगा, अपना पीछे वाला जो ऑर्बिट है वो क्या होता है, वो अपना पूरा कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा और ऑक्टेट पूरा करने का मतलब क्या है, वो पिछले जो नोबेल गैस है उसके जैसा कन्फिगरेशन बना लेगा। ठीक है, तो जो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा बना लेगा, नियोन बना लेगा और जो नियोन है वो क्या होता है, अस्टेबल है, यानी कि जो नोबेल गैस है नेचर में वो क्या होता है, अस्टेबल होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि जो 2 है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, 3 है जैसे कि अल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या कर सकता है कि 1, 2, 3 अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। ठीक है, अब एक बात बताते हैं आपको, जैसे कि कार्बन है उसमें 2 और 4, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। अब देखिए दिखाते हैं आपको कि ये जो 4 है ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है, यानी कि C+ नहीं बना सकता है, C4+ नहीं बना सकता है और या फिर C4- नहीं बना सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये ड्यूटेट बनाने का कोशिश करता है, हीलियम जैसा बनाने का कोशिश करता है, तो इसका जो प्रोटॉन है वो उतना उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। मान लीजिए कि ऐसा करता है कि किसी से क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तो अब इसका जो प्रोटॉन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन तो इसका रहेगा 6 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 6 पहले से था और 4 और मिलेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 6 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकता है एटम में, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन है जो C4+ नहीं बना सकता और कार्बन C4- नहीं बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है और ये ऑप्शन क्या है, 1 सेकंड आपको बताते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन करना क्या चाहता है। सबसे पहले एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका कन्फिगरेशन होता है 2 और 4 होता है। ठीक है, क्या होता है, 2, 4 होता है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी से ले सकता है। इतना समझ में आ गया, आगे तो बताते हैं आपको कि जब ये ना ले सकता है और ना दे सकता है तो ये क्या कर सकता है, किसी के साथ शेयर करता है। जैसे ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, यानी कि इसके पास कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या चाहता है कि अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से मिल जाए तो ये क्या कर लेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और जब 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा बनाएगा, 2 और 8 बनाएगा। और ये स्ट्रक्चर किसका है, ये जो कन्फिगरेशन है वो किसका है, नियोन का, यानी ये कैसा है, नोबेल गैस। ठीक है, अब आगे समझिएगा
तो ये क्या चाहता है कि अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ शेयर करे, म्यूचुअल शेयर करे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन ये भी रखेगा बॉन्डिंग में और 4 इलेक्ट्रॉन सामने वाला भी रखेगा। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन रखता है तो ये कैसा हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, एक अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। जैसे आपको दिखाते हैं कि ऐसे इसको पहले इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। देखिए इसके पास टोटल 4 एटम है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ये लास्ट वाला का हम बात कर रहे हैं। ये 2 अंदर वाला है तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, बाहर वाला करता है, ठीक है। तो हम इसको 4 ऐसे रखे हुए हैं। तो एक अब बताते हैं कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन लेते हैं और एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा कि अगर एक एक हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ये भी क्या चाहता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये कैसा बना ले, हीलियम जैसा बना ले, यानी ड्यूटेट पूरा कर ले, यानी इसका जो s ऑर्बिटल है वो क्या हो जाए, एटलीस्ट फुलफिल हो जाए, ठीक है। ये s और p और d ऑर्बिटल के विषय में आपको क्लास 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बताते हैं आपको। हाइड्रोजन भी क्या चाहता है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाए तो ये भी क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा और बॉन्डिंग बना के कैसा बन जाएगा, हीलियम जैसा बन जाएगा, यानी कि अपना ड्यूटेट पूरा कर लेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसका एक जो हाइड्रोजन है, सॉरी इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ शेयर करता है, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। और उसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। और कार्बन वाला क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबके साथ शेयर करेगा। तो अब देखिएगा कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, और जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो गया, ड्यूटेट पूरा हो गया। क्या हो गया, ड्यूटेट पूरा हो गया, यानी कार्बन का भी काम हो गया और हाइड्रोजन का भी काम हो गया। इसका यह मतलब हुआ कि कार्बन क्या चाहता है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और ऑक्टेट पूरा होने के लिए क्या चाहता है कि किसी के साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाए और किसी से इलेक्ट्रॉन ले पाए, यानी शेयरिंग नहीं, सॉरी ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, बस क्या कर सकता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये बॉन्डिंग इन कार्बन। आगे देखते हैं हम लोग कि जो कार्बन का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है, एक बात समझिएगा। एक चीज और बताना आपको भूल गए कि जो एक बात बताते हैं, जो कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए Na है यहाँ पे और Cl है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो कितना होता है, 2 और 8 होता है और 1 होता है, ठीक है। और एक क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका जो कन्फिगरेशन होता है वो कितना होता है, 2 8 7 होता है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 8 8 बनाना चाहता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करता है, 2 और 8 बनाना चाहता है, यानी कि ये भी नियरेस्ट नोबल गैस बनाना चाहता है और ये भी नियरेस्ट नोबल गैस बनाना चाहता है, ठीक है। तो अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ चल जाए तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 8 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 8 और ये 8 बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं हम। ठीक है, आगे बताते हैं आपको हम कि अगर ये 2 8 8 बना लेगा तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो नियरेस्ट नोबल गैस है, यानी कि जो आर्गन है, ये क्या बना लेगा, 2 8 8, ये बन जाएगा 18, और 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का होता है, ठीक है। और ये 2 8 बना के कैसा बन जाएगा, ये नियोन बना लेगा, ठीक है। यानी कि ये भी नोबल गैस बन जाएगा और ये भी नोबल गैस जैसा बन जाएगा। नोबल गैस नहीं बनेगा, नोबल गैस जैसा कन्फिगरेशन ला देगा, जो कि एक तरह का क्या है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आगे आपको बताते हैं, अगर इसके दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन ये देता है और 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। क्या इसको बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। तो इसके बीच में क्या हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। इस ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन क्या करता है कि हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक शेयरिंग करता है। ना तो इसका जो बॉन्ड बनेगा बीच में, ना तो ये इसको दे रहा है और ना तो ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है, यानी कि सिंपल है, ना तो इसके बीच में कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बीच में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग बन रहा है, तो अपना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अपना बीच में इलेक्ट्रॉन रखेगा और दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगा। और ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। आई होप कि कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताते हैं, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया
कि कार्बन में जो बॉन्डिंग होता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है नेचर में। ठीक है, और एक क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि दानेदार क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मान लीजिए नमक का जो दाना देखिएगा वो क्रिस्टल टाइप का होता है, चीनी का जो दाना होता है क्रिस्टल टाइप का होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े टाइप का बनाता है। सिंपल उसका मतलब समझिए आप। ठीक है, और ये काफी स्ट्रांग होता है नेचर में। ये जो कोवेलेंट होता है, ठीक है, ये स्ट्रांग नहीं होता है नेचर में, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग बन रहा है वो किससे बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड है इसका हम आपको बताते हैं कि जैसा कि आपको बताया कि ये कैसा बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। तो अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा, कमजोर होगा। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। और वीक होगा तो वीक होने के कारण क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, कम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इसका कम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है CH3COO, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। और ये एक क्या है, कार्बन कंपाउंड है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 298 केल्विन, जो कि बहुत कम है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 291 केल्विन, सॉरी 391 केल्विन है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका काफी कम है। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड है इसके बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंसी के कारण ही, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, वीक होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, जस्ट अभी हम बताएं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आई होप कि आपको समझ में आ होगा कि जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्डिंग बनता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्डिंग बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्डिंग उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने तरीके का हो सकता है, ठीक है, मतलब टाइप कितना हो सकता है। देखिए ये टाइप 3 तरीके का हो सकता है, जैसे आपको बताते हैं ये 3 तरीके का हो सकता है। यानी कि अब देखिएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, यानी कि ये या तो सिंगल हो, या तो ये डबल हो, या तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड। इतना समझ में आएगा। जैसे आपको बताते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके बीच में एक बॉन्ड सिर्फ बन रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर वाला रखेगा और एक इधर वाला रख के दोनों क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए F2 है। क्या है, F2 है। F क्या है, एक हैलोजन है, यानी कि ये क्या है, इसका जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, एक हैलोजन ग्रुप है। और जो हैलोजन ग्रुप होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करता है। तो मान लीजिए एक F ये है और एक F क्या है, एक ये है। अगर F2 बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसका, दोनों आपस में क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। और ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा, अगर कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आगे आपको समझ में। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक सेकंड आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है और एक कार्बन है। ठीक है, समझ में आया। इसका जैसे ये क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, और ये भी 4 बॉन्ड बना सकता है, दोनों 4-4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करे और ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसके साथ बॉन्डिंग करे, तो ये देखिएगा इसके और इसके बीच में, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। यानी पहला ऊपर वाला ये बॉन्ड और दूसरा वाला ये बॉन्ड। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया। यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसका। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए O2 को देते हैं, तो O2 जो आपस में जो बॉन्ड करता है वो किसके बीच ऐसे करता है, डबल बॉन्ड से करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आगे आपको समझ में। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है। जैसे मान लीजिए जस्ट अभी आपको बताया कि जो कार्बन है वो क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कितना कर सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसके साथ बॉन्डिंग करे, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना बॉन्डिंग हो चुका है, 3 बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, और इसी 3 बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। बाकी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे एटम के साथ बाइंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ये बाइंड करेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आगे देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होता है।
ऐसा समझ लीजिए कि कार्बन का एक ऐसा फॉर्म जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है यानी कि जो उसका जो केमिस्ट्री होता है वो क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रेफाइट है और दूसरा क्या है, डायमंड है, और तीसरा क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, ये तीनों क्या इलेक्ट्रोड्स है। अब ऐसा समझिएगा कि जो ग्रेफाइट का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा और जो डायमंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, लगभग सिमिलर होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, तीनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे समझिएगा जो ग्रेफाइट होता है वो नेचर में उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। यानी समझ लीजिए कि अगर हम चाहें तो किसी कार्बन को हम आसानी से तोड़ सकते, सॉरी ग्रेफाइट को आसानी से तोड़ सकते हैं, पर डायमंड को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप हथौड़ी से भी मारोगे तो भी वो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर है। ठीक है, नेचर में मिलने वाला सबसे ज्यादा ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फ्लोरीन का अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसके विषय में आपको ज्यादा जानने का जरूरत नहीं। ठीक है, आपको हम ये बताते हैं कि ऐसा फॉर्म ऑफ कार्बन या ऐसा फॉर्म ऑफ एलिमेंट जिसका क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, पर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन क्या होता है, एक तो सॉफ्ट होता है, ठीक है, पर डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट समझ लीजिएगा, ये लस्ट्रस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये लस्ट्रस होता है। ठीक है, ये लस्ट्रस होता है यानी शाइनी अपीयरेंस होता है इसका। समझ लीजिए ये लाइट को भी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। ये सॉफ्ट होता है, ये काफी हार्ड होता है। साथ ही साथ क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को काफी अच्छे से कंडक्ट करता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया होता है। यानी समझ लीजिए कि ये सब इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फ्लोरीन के विषय में आपको बताते हैं कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसका जो शेप होता है वो फुटबॉल साइज का होता है। क्या होता है, फुटबॉल साइज का होता है, यानी आपस में 5 बॉन्ड बनाता है ये कार्बन और इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ऐसे करके क्या करता है, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे क्या करता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इसका एक यूएस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फ्लोरीन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया फ्लोरीन, क्योंकि सबसे पहले ये फुटबॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है वो वही यूएस के साइंटिस्ट बकमिंस्टर फ्लोरीन बनाए थे। आई होप कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ऐसा फॉर्म ऑफ कार्बन या ऐसा फॉर्म ऑफ एलिमेंट जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, और इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी हो वो क्या हो, सेम हो। यानी केमिस्ट्री लगभग सेम होता है, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत खास टॉपिक है। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है ना, ये नेचर में इतना खास क्यों होता है इसका हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक सेकंड। जैसे समझिएगा कि पहला है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दूसरा है टेट्रावैलेंसी और तीसरा है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे आपको समझिएगा कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, एक चीज बताते हैं आपको। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, एक्स है, कोई मान लीजिए, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको हम बता सकें। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, कोई एलिमेंट है जो क्या करता है कि आपस में क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको बताया कि जो F है वो F के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, पर इसका कोई लिमिटेशन होता है कि 1 2 3 उससे ज्यादा नहीं बना सकता है, क्योंकि इसका जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है शो नहीं करता है। यानी कि जो फ्लोरीन और फ्लोरीन आपस में जुड़ के एक बहुत लंबा चेन नहीं बना सकता है। पर इसके जो कार्बन होता है इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। सिलिकॉन भी एक एक्सेप्शन होता है, पर उसका जो ये चेन होता है वो लगभग 7-8 कार्बन के आसपास तक चलता है, उसके बाद फिर वो ज्यादा नहीं जोड़ सकता है। पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो आपस में कितना लंबा भी चैन बना सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि कार्बन आपस में जुड़ के क्या कर सकता है, बहुत ही लंबा चैन कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या कर सकता है, ये जो कार्बन है वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, अगर हम इस कार्बन का जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं तो ये पूरा प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगा, ये कंपाउंड ही चेंज होगा। जैसे आप मान लीजिए कि ये जो इसमें 1 2 3 4 5 जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पेंटेन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, पेंटेन बोल सकते हैं। पर ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कार्बन को हटा के हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये अलग कार्बन हो गया। क्या हो गया, अलग कार्बन हो गया। ये 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, तो ये अलग कंपाउंड हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, आपस में जब बॉन्डिंग करता है कार्बन कार्बन का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है,
आगे देखिएगा टेट्रा वैलेंसी क्या होता है। जैसा कि आपको अभी बताया हम कि कार्बन क्या कर सकता है कि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। समझ में आया? यानी कि टेट्रा मतलब 4 होता है और वैलेंसी मतलब ये 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है और इसीलिए 4 को वैलेंसी शो कर सकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब समझिएगा टेट्रा वैलेंसी खास क्यों है। क्योंकि एक चीज बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि जो Na था और जो Cl था, ठीक है, ये आपस में क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा था। क्या कर रहा था? ट्रांसफर कर रहा था। अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देके क्या कर रहा था? कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। उसका कोई लिमिटेशन होता है, ठीक है। पर जो टेट्रा वैलेंसी होता है, ये जो कार्बन होता है ना, ये एक खास इसलिए होता है क्योंकि टेट्रा वैलेंसी शो करता है। और टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि 4 ये बॉन्ड बना सकता है, और ये 4 बॉन्ड बनाने के कारण ही क्या कर सकता है? ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, लगभग सबके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। और बॉन्ड जैसे क्या होता है, एक चीज बताते हैं आपको कि मान लीजिए 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बस ये म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग करने के कारण ही क्या करता है? ये बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा टेट्रा वैलेंसी क्या कहना चाहते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा और टेट्रा वैलेंसी समझ में आ गया होगा। अब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन आपको बताते हैं। जैसे कि आपको बताया अभी कि जो कोवैलेंट का 3 तरह का बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है आपस में ही, यानी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है आपस में ही, और इसी कारण क्या कर सकता है? ये अलग अलग तरह का ढेर सारा कंपाउंड बना सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, सॉरी, जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए CH4, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो एक तरह का ये क्या है? एक कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है? कैसा कंपाउंड है ये? हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है? 2 तरीके का होता है। क्या होता है? 2 तरीके का होता है। पहला तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड, ठीक है। यानी समझिएगा कि ऐसा हाइड्रोकार्बन, समझ में आ रहा है, जिसके बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है और कार्बन है, इसके बीच में क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि इसके बीच में 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, और कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? अल्केन बोलते हैं, ठीक है। यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। और इसके बीच में बॉन्ड कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। आई होप कि समझ में आ गया हो, ठीक। अब ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये 2 तरीके का अनसेचुरेटेड होता है। एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि एक कार्बन है और एक कार्बन है, जिसके बीच में क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। जैसा कि आपको पता है कि एक कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखिएगा कि इस कार्बन का 4 पूरा हो चुका है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 ये बॉन्ड अपना पूरा कर चुका है। अब ये आगे बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, और 4 बॉन्ड जो बना सकता था वो क्या किया है? बना चुका है, ठीक है। ये कार्बन भी 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, क्योंकि इसको भी 4 बॉन्ड अपना पूरा करना है, ठीक है। इधर आपको हम अल्काइन बना के बताते हैं कि देखिएगा, अगर कोई कार्बन यानी कि आपस में क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और इसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है। आप देखिएगा कि इस कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। उसी तरह से 1 2 3 और ये 4, यानी अपने ये 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है, और ये भी अपना 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है, ठीक है। ये अब समझिएगा कोई कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। और कोई कार्बन कंपाउंड के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों किस में आता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक बात बताते हैं कि इसका एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। ये तीनों का हम आपको जनरल फार्मूला बताते हैं। एक सेकंड रुकिए।
जैसे समझिएगा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको बताएं कि अगर अल्केन है उसके बाद बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो मान लीजिए ये 2 कार्बन है, क्या है, ये 2 कार्बन है और ये भी क्या है, 2 कार्बन है। तो अब ये सिंगल इसके बॉन्ड में इसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब ये जो कार्बन है वो अपना 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है और ये कार्बन भी अपना 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है। ठीक है, ये अपना दोनों क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है। ये आपका कंपाउंड बना है। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला इसका होता है वो क्या होता है कि कार्बन देखिए कितना नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन लिखिए। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं, कार्बन को हम n मान लेते हैं। ठीक है, प्लस देखिएगा, सॉरी प्लस नहीं करते हैं, हाइड्रोजन लिखते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना है, इसको क्या करते हैं 2n, जितना n रहेगा उसका 2n और प्लस क्या करना है 2 करना है। ठीक है, इसमें सॉरी और प्लस 2 करना है। यानी कि अगर अल्केन का हमको जनरल फॉर्मूला लिखना है तो आपको नंबर ऑफ कार्बन देखना है, फिर हाइड्रोजन को उसको मल्टीप्लाई करना 2 गुना और प्लस उसमें 2 जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा CnH2n+2 और ये किसका जनरल फॉर्मूला है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब ऐसे समझिएगा, इसको समझाते हैं सिंप्लीफाई कर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम देखते हैं कि कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। कार्बन कितना है, 2 है और हाइड्रोजन हमको इसको क्या करना है कि हाइड्रोजन से 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 2 जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ये C2 और H2+2 कितना हो गया, C6, ये क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये अल्केन है तो ये 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड इसमें है तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा जनरल फॉर्मूला। अल्केन का इस फॉर्मूला के थ्रू एक और चीज आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए कि कोई कार्बन है, कार्बन को वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, C=3 दिया हुआ। ठीक है ना, और हमको अल्केन का जनरल फॉर्मूला निकालना है और जनरल फॉर्मूला के थ्रू हमको क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन और निकालना है, यानी कि सिंपली बोले तो इसको पूरा ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर को। तो देखिएगा C अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जाकर के 3 × 2 = 6 प्लस 2 यानी 8 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे देखिएगा 3 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा क्योंकि अपना ये वैलेंसी पूरा करना चाहता है। ये इसका 4 वैलेंसी पूरा हो गया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब ये भी पूरा करना चाहता है तो एक आगे लगा हुआ है, एक इसके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 1 और ये 2। ठीक है, इसका पूरा हो गया। अब इसको देखिएगा, इसको भी 1 2 और ये 3 हो गया। तो इसको देखिएगा कि 3 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। यहाँ पे हम क्या निकाले हैं कि अगर कार्बन 3 रहता है तो उसके बीच में हाइड्रोजन कितना रहता है, 8 रहता है। ठीक है, तो ये अल्केन का आपको जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। जो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको बता चुके हैं कि जो कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड होता है तो इसका एक हाइड्रोजन चाहिए इसको और एक और हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, और इसको एक हाइड्रोजन चाहिए और एक और हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n शिफ्ट होता है। ठीक है, इसमें आपको +2 नहीं करना है और ना -2 करना है। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। ये क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला। अब अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अल्केन में क्या कर रहे थे कि +2 कर रहे थे, H2n+2 कर रहे थे, इसमें क्या करना है आपको -2 करना है। जैसे मान लीजिए इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। इसके बीच में कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। इसका क्या होगा, अब इसकी इस फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा इसमें कार्बन कितना है, 2 है, तो ये कार्बन C2 हो गया। अब कितना है, हाइड्रोजन कितना करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो H2 × 2 - 2 हो गया। ठीक है, अब ये C2H2 हो जाएगा। इससे देखिएगा 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, अल्काइन हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग होमोलॉगस सीरीज को देखेंगे। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है आपको बताते हैं। कोई कार्बन का ऐसा कंपाउंड जो अपने पिछले वाले कंपाउंड से, ठीक है, वो CH2 ज्यादा होता है। क्या होता है, CH2 ज्यादा होता है। आपको बताते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि अल्केन का बात करते हैं, क्या कहते हैं, अल्केन का बात करते हैं। आई होप कि अल्केन को पहचानने में आपको अब दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अल्केन का बात करें तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। जैसे मान लीजिए CH4 है, ये क्या है, मीथेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन बोलते हैं। अब ये जो मीथेन है,
इसका जो अगला ग्रुप होगा यानी कि जो होमोलॉगस सीरीज होगा वो क्या होगा, उस CH2 ज्यादा होगा। क्या होगा, CH2 ज्यादा होगा। जैसे आप देखिएगा कि अगर CH2 इसमें जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है और इसके बीच में कार्बन है। अब ये कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 इधर जुड़ेगा और ये 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। अब ये बन गया C2H6 बन गया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। जैसे एक और देख लीजिएगा, अल्कीन का दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये तो अल्केन का था, अल्कीन आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि आपको अभी जस्ट जनरल फॉर्म में आपको अल्कीन का क्या बताए थे, CnH2n बताए थे। ठीक है, तो अगर कार्बन का मान लीजिए कि C2 है, कार्बन के बीच में है एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब बताते हैं इसका जो होमोलॉगस सीरीज होगा वो क्या होगा, उसमें CH2 ऐड होगा। अब जो CH2 ऐड होगा उससे क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन, दो कार्बन या तीन कार्बन यानी C3 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 4 और ये 2 6 हो जाएगा। यानी क्या होगा, C3H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये होमोलॉगस सीरीज है। अब आपको बताते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है होमोलॉगस सीरीज का। तो सबसे पहले तो आपको समझिएगा इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये जो सीरीज होता है वो CH2 ग्रुप से या और मान लो कि ये 14 मास यूनिट से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ये ज्यादा होता है। जैसे कि आपको बताएं कि जो पिछला वाला ग्रुप होगा वो CH2 से ज्यादा होगा। ठीक है ना, मतलब कि CH यहाँ पे मान लीजिए कि C2H6 का बात करते हैं तो ये मीथेन से कितना ज्यादा है, CH2 ज्यादा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपको बताते हैं कि ऐसा ग्रुप, कोई भी एक ऐसा ग्रुप मान लीजिए जो कि अगर किसी के साथ जुड़ जाए, अगर कोई कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ जाए तो वो क्या करता है, वो अपना पूरा कैरेक्टरिस्टिक ले आता है। यानी समझ लीजिए कि उसी से पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई है, जैसे समझ लीजिए C2 ये हो जाएगा जाकर के कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। मान लीजिए कि ऐसा है कि ये C2H6 ये ग्रुप है जिसमें अगर हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन हटाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं OH जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। तो अब ये जो पूरा ग्रुप है वो पहले क्या था, इथेन था, अब ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। क्या हो गया है, इथेनॉल हो गया। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको विशेष अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, जब नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा तो आपको इस फंक्शनल ग्रुप के विषय में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो अगर किसी कंपाउंड के साथ जाके जुड़ता है तो पूरा का पूरा अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, उसमें ला देता है। जैसे समझिएगा ये पहले क्या था, इथेन था, अब अगर OH जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, इथेनॉल हो जाता है। क्या होता है, ये इथेनॉल होता है। यानी कि जो ये इथेनॉल वाला जो प्रॉपर्टी है, जो अल्कोहल वाला प्रॉपर्टी आया है वो किसके कारण आया है, OH से आया है। और OH यहाँ पे क्या है OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। जैसे और मान लीजिए जैसे COOH है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर यहाँ पे ऐड होता है तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, अलग तरह का ये कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो इथेनोइक एसिड बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, इस ग्रुप के कारण बन रहा है। और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जब आपको नोमेनक्लेचर इसका पढ़ाया जाएगा तो इस विषय में डिटेल चीज बताया जाएगा आपको। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट होगा यानी कि कार्बन एंड कंपाउंड का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग इसके बाकी जो प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, इसका बाकी जो चैप्टर बचा हुआ उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको मेनली नोमेनक्लेचर अच्छे से बताया जाएगा अगले पार्ट में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया आज का क्लास। चलिए, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पिछले क्लास में आपको हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता चुके थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रुप है जो किसी कार्बन ग्रुप के साथ लगता है, किसी कार्बन कंपाउंड के साथ रहता है, तो अब जो कार्बन का जो ये नेचर होगा वो किससे डिसाइड होगा, इस ग्रुप से डिसाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि कार्बन का ढेर सारा बड़ा सा चेन है, ठीक है, और इसके साथ क्या है, एक OH जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो कार्बन है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, ये इस ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा। यानी कि फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके जुड़ जाने के कारण कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी उस ग्रुप पे डिपेंड करने लगता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। पिछले क्लास में भी इस चीज को हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट में। अब हम लोग इसके फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स के विषय में देखेंगे।
सबसे पहले तो हेलो ग्रुप होता है। हेलो ग्रुप का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब एक हेलो ग्रुप है जिसको हम हेलोजन ग्रुप्स बोलते हैं। और आगे पीछे जुड़ जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो, क्लोरो, ऐसे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका ऐसे नाम लिखते हैं। ठीक है, अगला ग्रुप है ऐसा ग्रुप जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। जैसे कि अल्कोहल देख लीजिए, इसके साथ क्या होता है, O और H एक ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन का अगला जो मेंबर है वो क्या है, अल्डिहाइड है। एक ऐसा कार्बन ग्रुप होता है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कि एक ऑक्सीजन जुड़ा रहता है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और एक तरफ बाकी का ग्रुप जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक अल्डिहाइड है, ऐसे हम पकड़े हुए इसको, तो एक तरफ रहेगा ऑक्सीजन, यानी कि इसका 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, और एक जो बॉन्ड होता है वो किसके साथ जुड़ा रहता है, आर के साथ जुड़ा रहता है। ये जो आर है, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। और अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि इससे पीछे भी क्या रहेगा, कार्बन का ऐसे ऐसे चेन रहेगा। ठीक है, और इस ग्रुप के साथ क्या रहेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ O और एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्डिहाइड ग्रुप बोल रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये हम आपको बता रहे हैं कि अल्डिहाइड, ये समझ में आ गया होगा। कीटोन आपको बताते हैं कि कीटोन ग्रुप क्या होता है। कीटोन के साथ क्या होता है, पिछले ग्रुप में आप जैसे देखे थे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम ऐसे इसको दिखाते हैं कि एक कार्बन रहेगा जिसके दोनों तरफ क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा, यानी कार्बन कार्बन का लंबा सा चेन रहेगा, और इसके बीच वाले 2 बॉन्ड में क्या रहेगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक तरफ R हटा के यहाँ पे H जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, ये अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और एक तरफ R जुड़ा रहेगा, एक तरफ H जुड़ा रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बोलते हैं। और एक दोनों तरफ अगर R जोड़ते हैं, यानी कि दोनों तरफ मान लीजिए एक कार्बन और एक कार्बन दोनों तरफ चेन चलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप जोड़ते हैं। अगर एक तरफ कार्बन को हटा के इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो अब ये कीटोन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन के साथ इधर क्या रहता है, R ग्रुप रहता है, यानी अल्काइल ग्रुप रहता है, कार्बन का लंबा चेन रहेगा, और एक इसके साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा, OH रहेगा। ठीक है, यानी कि कार्बन के साथ COOH, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसको ओइक एसिड भी बोलते हैं। आगे बताएंगे कि ओइक एसिड कब बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलते हैं, इसका नाम आगे बताएंगे आपको। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चीज। ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो कार्बन कंपाउंड होता है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा पहले कि हम लोग क्या करते हैं कि जितना नंबर ऑफ कार्बन होता है उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग उसका नेमिंग देते हैं। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि एक कार्बन है, कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना कार्बन है, एक कार्बन है, किसी कंपाउंड में 2 कार्बन है, किसी कंपाउंड में 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से इसका नेमिंग होता है। अच्छा, मान लीजिए कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी चारों बॉन्ड इसका सेटिस्फाइड है, यानी ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कि पूरा बैलेंस्ड है और पूरी तरह से स्टेबल। उसी तरह से हम देखते हैं कि अब ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और इस बॉन्ड के साथ क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसका नाम कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये आपको इसमें हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो समझिए कि एक कार्बन किसी के लिए रहता है तो उसका वर्ड रूट हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं। यानी कि इसके अगर मान लीजिए किसी ग्रुप में एक कार्बन रहा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। जैसे समझिएगा कि एक कार्बन है तो इसको मीथे बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल रहता है तो इसके लिए एन हम लोग लिखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हम सबको लिए हैं तो क्या लिखेंगे, मेथ प्लस एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर 2 कार्बन रहता है तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, इथ बोलते हैं। और अगर तो फिर क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही लिखेंगे। तो 3 कार्बन रहा तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन ही लिखेंगे। 4 कार्बन रहा तो ब्यूट लिखते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए फिर एन लिखते हैं, ANEN। ठीक है, और 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, और फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, और 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, और फिर N
उसी तरह से 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेप्ट लिखते हैं प्लस n लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्ट लिखते हैं प्लस n लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। उसी तरह से 9 कार्बन के लिए हम लोग नॉन बोलते हैं प्लस n लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। उसी तरह से 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेक बोलते हैं प्लस n लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। उसी तरह से 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक लिखते हैं और सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। ज्यादा आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, उतना ज्यादा क्लास 11th में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ाया जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा कि उसी तरह से मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक सेकंड आपको समझाते हैं कि मान लीजिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, आइसोमेरिज्म हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे किसी कार्बन, 2 कार्बन है, क्या है यहाँ पे कार्बन और एक सिंगल कार्बन है, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही का चांस है, डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता इसमें। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं प्लस n लिखते हैं, यानी क्या हो गया, इसका नाम मिथेन हो गया। यहाँ पे साइड साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मिथेन। उसी तरह से अगर 2 कार्बन है, इस दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एन बोलते हैं। तो इथ हो गया प्लस एन हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन हो गया। और मान लीजिए इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड रहे, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी रहे, तो 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन हो गया। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। तो इसका क्या नाम हो गया, इथाइन हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे ये चीज बताते हैं, फिर आपको नोमेनक्लेचर भी सिखाएंगे कैसे नाम लिखते हैं। देखिएगा प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि कोई नेम हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि हम लिख रहे हैं इथेन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इथेन लिख रहे हैं। तो इस नाम के बाद में आने वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। यानी मान लीजिए कोई नोमेनक्लेचर है, कोई नाम इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो इस नाम के पहले आने वाले को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, और नाम के बाद में आने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, ऐसे ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। ये कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इस ब्रोमीन को लिखना है तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। ठीक है, और ये लिखेंगे इथेन लिखेंगे। यानी कि समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई नाम के पहले जो आता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, और इसके बाद कोई चीज आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इथेनॉल आता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या आता, अल्कोहल ग्रुप आता, तो उसको हम ओएल लिखते, इथेनॉल लिखते। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बताते हैं आपको, देखिए अब समझिएगा प्रीफिक्स और सफिक्स इसका क्या होता है। जो डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स होता है वो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन होता है। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, आइन होता है, यानी सबसे लास्ट में सब चीजें लगता है। ठीक है, उसी तरह से जो क्लोरीन होता है उसका प्रीफिक्स होता है क्लोरो होता है। क्या होता है, क्लोरो, और इसका प्रीफिक्स आपको, सफिक्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, ब्रोमीन का उसी तरह से ब्रोमो होता है, और यहाँ पे आपको इसका भी नहीं पढ़ना है। अल्कोहल का जो प्रीफिक्स है वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो आपको क्लास 11 में पढ़ना है। और इसका सफिक्स जो लास्ट में ऐड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इथ है, यानी कि 2 कार्बन, और इसमें अगर ओ लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, प्लस क्या लिखेंगे इसके लिए, ओल लिखेंगे, तो क्या हो गया, इसका नाम इथेनॉल हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ओल लिखते हैं। उसी तरह से अल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स होता है आपको नहीं पढ़ना है, वैसे अल्डो होता है पर यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, और इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है। क्या होता है, अल होता है। ठीक है, जैसे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे हो गया, ये सब सफिक्स हो गया। उसी तरह से कीटोन का आपको प्रीफिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे इसका सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। जैसे मिथेनॉन हो गया, इथेनॉन हो गया, इथेनॉन हो गया, उसी तरह से प्रोपेनॉन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया, ये सब क्या है आपको पढ़ना है सफिक्स के रूप में। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बता चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, इसका जो
प्रीफिक्स होता है, आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, क्लास 11 में सब चीजें पढ़ाया जाएगा फिर से डिटेल में। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड होता है। आई होप ये सब चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब सिंपल सिंपल चीजें हैं। अब आपको हम बताते हैं कि किसी का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, नामकरण कैसे लिखते हैं आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि एक ग्रुप है ऐसे दिया हुआ, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, इसमें 4 है, सबके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये ठीक है। तो इसका नाम कैसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि हमको नेमिंग करना होता है। क्या होता है, नेमिंग मतलब नंबरिंग करना होता है, ठीक है ना। तो नंबरिंग के लिए या तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम बीच पोजीशन से कभी नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम जब भी करेंगे इंड से स्टार्ट करेंगे। तो हम मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसके साथ किसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, कितना है 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो सबके लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो ये क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। आई होप समझ में आ गया। अब देखिएगा, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इस 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं। क्या करते हैं, इस 2 हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। इस 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और एक की जगह पे हम इस दोनों के बीच में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो अब इसका जो नाम होगा वो देखिएगा, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 इसका नाम है, यानी 4 कार्बन है इसमें। तो या तो हम नेमिंग यहां से नंबरिंग का स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा पहले बात कि जो डबल बॉन्ड होता है या फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे OH भी रहता है, ये हट के यहाँ पे क्या रहता है, OH रहता है, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप रहता है और जो डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, उसका नंबरिंग आपको सबसे कम देना है। कैसे कम देना है, आपको 1 2 क्वेश्चन और करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, इसका 1 है, इसका 2 है, 3 है और ये 4, ठीक है। तो 1 2 दूसरा पोजीशन पे क्या है, मेरा डबल बॉन्ड है। 1 2 ऐसे भी करते तो 1 2 दूसरा पोजीशन पे मेरा डबल बॉन्ड। आप जिधर से नंबरिंग स्टार्ट कीजिएगा उसका पहला कार्बन को ही आपको क्या करना है, उसको डबल बॉन्ड दे देना है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड इसको जाएगा, ठीक है। और इधर से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड इसको जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। प्लस देखिएगा, प्लस क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन पे है, एक पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, 2, और क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके डबल पोजीशन पे क्या है, मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और ये कितने कार्बन का बॉन्ड है, ये 4 का है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 1 2 फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं। जैसे समझिएगा, आपको एक फंक्शनल ग्रुप लेके एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, ठीक है, ताकि जो एक ही चीज बार बार रिपीट ना हो। जैसे मान लीजिए इसके साथ OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब देखिएगा कि पहला तो नंबरिंग का स्टार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जस्ट थोड़ा देर पहले आपको हम क्या बताएं कि हमको नंबरिंग उधर से स्टार्ट करना है जिधर से या तो फंक्शनल ग्रुप रहे या तो फिर क्या रहे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी उसी को मिलता है, ठीक है। तो अब आपको हम बताते हैं कि नंबरिंग हमको इधर से स्टार्ट करना चाहिए। तो नंबरिंग पोजीशन हमेशा कार्बन को नंबरिंग करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नंबरिंग नहीं करते हैं, हम कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सबके सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन लिखेंगे, ठीक है, एन लिख दिए। अब समझिएगा कि अगर अभी क्या लिखना है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। तो फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में आता है, यहाँ पे जो आता है उसका नाम क्या होता है, ओल होता है। आपको लिखवाया था कुछ देर पहले, तो ओल होता है, तो हम क्या कर दिए, ओल जोड़ दिए। अब समझिएगा ये जो ओल है, यानी कि ये जो अल्कोहल है ग्रुप है, वो कौन से पोजीशन पे, ये पोजीशन 1 पे है। अगर 1 पोजीशन पे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 ओल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 ओल लिखेंगे। अब समझिएगा इसका सब नाम देखेंगे। अगर एक चीज समझिएगा, अगर AEO U और Y, AEOU Y,
और अगर आई भी, क्या अगर आई, इन सब में अगर इस लास्ट वर्ड में ए ई आई ओ यू आ जाए और वाई भी आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ड को क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे अल्कोहल में ओ है तो हम ई को काट देंगे, इसका पूरा नाम क्या होगा, ब्यूट एन वन ओल आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। अगर इसका एक पोजीशन नहीं भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड है कि वन पोजीशन पे ही होगा, ठीक है। दे दिए तो और अच्छी बात है, नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझिएगा। मान लीजिए कि हम यहां से क्या करते हैं कि इस कार्बन से ना हम हटा देते हैं अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे O जोड़ दिए, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो अगर कीटोन ग्रुप है तो आप देखिएगा इसका नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं और इधर से नंबरिंग करते हैं, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि कीटोन ग्रुप को कहाँ पे आया है नंबरिंग, 2 पोजीशन पे। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, और इधर से करते हैं कीटोन का तो इसका कहां पे आता है, 3 नंबर पे आता है। इधर से करते हैं तो 3 आता है और इधर से करते हैं तो 2 आता है। तो कौन वाला जीतेगा, हमेशा दो वाला जीतेगा। क्यों 2 वाला जीतेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कम नंबर देना, कम से कम नंबर देना, वही सही रहेगा, ठीक है। आईपीसी भी यही कहता है, ठीक है ना। आगे समझिएगा। तो हमको नंबरिंग किधर से करना है, इधर से करना है। इस साइड वाला को हम इरेज कर देते हैं। तो अब नंबरिंग करते हैं इधर से, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा हम कैसे नाम लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और प्लस क्या लिखें, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है। और प्लस क्या लिखते हैं, इसके लिए कीटोन है तो कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओन। अब बताइएगा ये जो कीटोन है वो कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, 2 ओन लिखते हैं। अब इसका पूरा नाम देखिए, जैसे कि बताया कि अगर ओ ए ई आई ओ यू बाई आता है तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस एन, एक सेकंड, ब्यूट एन 2 ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा, यही इसका नाम हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, नोमेनक्लेचर का ये पार्ट, ठीक, नेमिंग आपको समझ में आ गया होगा, यही हम आशा करते हैं आपसे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार पीछे करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिएगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। एक चीज समझिएगा कि आइसोमेरिज्म ऐसा चीज होता है, एक ऐसा कंपाउंड जिसका क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उसका प्रॉपर्टी भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी लिख दिया हम, प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कि हम 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये पहला हो गया और इसी का हम दूसरा वर्जन लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब समझिएगा ध्यान से कि इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। यानी कि समझिएगा कि अगर इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं तो 4 कार्बन लिखेंगे, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना है, 4 कार्बन का है। इतना समझ में आ गया। अब समझिएगा इसका भी जो पेरेंट चेन है, जो पेरेंट कार्बन है, यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, 4 कार्बन का ही होगा, 1 2 3 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। लेकिन आप देखिएगा नाम लिखते हैं, अगर इसका हम नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4, इतना समझ में आया। तो अगर इसका हम सिंपली नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा एक सेकंड, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और सबके साथ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब ये भी 4 कार्बन का है और ये भी 4 कार्बन का है, लेकिन दोनों का नाम में चेंज हो जाएगा। कैसे देखिएगा, या तो हम नेमिंग इधर से स्टार्ट करते हैं या तो इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से भी स्टार्ट करके इधर जा सकते हैं, इधर से स्टार्ट करके इधर जा सकते हैं। इंड से नाम स्टार्ट होता है, इतना आपको पता होगा। तो 1 2 और 3 कर दिए। अब इसको ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते, 4 इसको नहीं दे सकते, सीधे जा रहे हैं तो सीधे, मुड़ के पीछे नहीं आना, ठीक है। अब देखिए तो अगर 1 2 3 कर दिए तो ये क्या है, ये जो ग्रुप है एक हो गया, क्या हो गया, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। मिथाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेरेंट चेन से एक अलग चेन बनाया हुआ है, जिसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको ब्रांच चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना कार्बन है, 1 है, तो एक के लिए क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। और अगर कोई मेन चेन से अलग एक ब्रांच बनाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आइल यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं। तो इसका नाम देखिए कैसा हो जाएगा, 2 मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है तो इसको क्या लिख दिया, 2 मिथाइल। और 1 2 3 क्या है, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। यानी समझिएगा
कि इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन इसका नाम अलग है और इसका नाम अलग है, यानी कि ये अलग कंपाउंड है और ये क्या है, अलग कंपाउंड है। आगे होगा समझ में, क्लियर है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। यानी कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है सी का ना, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें देखिएगा इसका जो कार्बन है वो क्या है, सीधा है, क्या है, सीधा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल अल्केन। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल अल्केन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ब्रांच बना दिया तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच अल्केन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, दोनों का सेम है, यानी 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो नाम भी डिफरेंट है, नाम डिफरेंट है तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सब चीज, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का जो कंपाउंड होगा और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा क्या होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम इथेनॉल को, ये जो इथेनॉल है, अगर OH किसके साथ जुड़ा रहता है तो आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप होता है, उसको हम लोग ओल बोलते हैं, यानी कि 2 कार्बन है तो इसको क्या बोल रहे हैं, इथेनॉल बोलते हैं। तो अगर हम इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, हीट प्लस लाइट प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि अगर हम लोग कार्बन कंपाउंड को, यानी खास करके इथेनॉल को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्लस लाइट निकलता है, ठीक है। उसी तरह से ये तो क्या है, कार्बन का कंपाउंड है जो कि इथेनॉल होता है। उसी तरह से अगर सिंपल कार्बन को भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर कंबशन करवाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हीट प्लस लाइट निकलता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि सैचुरेटेड कार्बन को, यानी कि जिसके बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, अगर ऐसे कार्बन जैसे CH4 देख लीजिए तो इसके बीच क्या है, कार्बन कार्बन, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं, यानी कि कंबशन करवाते हैं तो क्या होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हीट निकलता है और लाइट निकलता है, ठीक है। पर इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसका जो फ्लेम निकलता है, फ्लेम जो निकलता है वो क्या निकलता है, सूटी निकलता है, क्या होता है, सूटी फ्लेम निकलता है। लेकिन जो अगर अनसैचुरेटेड कार्बन, जैसे मान लीजिए जिसके बीच में डबल बॉन्ड है या फिर जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ऐसे हम लोग कार्बन कंपाउंड को क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं तो फिर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस लाइट ही निकलता है। पर इसका जो फ्लेम होता है वो क्या होता है, स्मोकी फ्लेम होता है, क्या होता है, स्मोकी फ्लेम होता है। यानी कि इसको जलाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा धुआं होगा, पर इसको जलाएंगे तो क्या होगा, ये क्लीन निकलेगा, यानी कि फ्रेश फ्लेम निकलेगा, किसी तरह का कोई ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे LPG को हम लोग जलाते हैं तो बहुत ही क्लीन और ब्लू फ्लेम देता है, ठीक है, और वो काफी क्लीन होता है, किसी तरह का कोई धुआं नहीं होता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लोग अनसैचुरेटेड को हीट करते हैं तो उससे क्या निकलेगा, हीट लाइट निकलेगा, तो उसका जो फ्लेम होगा वो कैसा होगा, स्मोकी फ्लेम होगा, धुआं वाला फ्लेम होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मान लीजिए कि इथेनॉल है, अगर इथेनॉल को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको लिख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ठीक, अब समझिएगा। अगर पोटेशियम परमैंगनेट और हीट के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या निकलेगा मेरा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये क्या है, इथेनोइक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इथेनॉल ना रह के यहाँ पे ब्यूटेनॉल रहता तो फिर ये क्या बन जाता, ये ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं इथेनॉल का, ये हम किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, किसका, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो इथेनॉल को अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी अल्कोहल से ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इधर देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, ठीक है, सही बोले थे, ये सैचुरेटेड कार्बन है, माफ कीजिएगा, ये अनसैचुरेटेड कार्बन अगर यहाँ पे रहा, ठीक है, अगर निकल और पैलेडियम के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, इसको एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कार्बन, ये जो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ये सैचुरेटेड बनेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड जैसे कि ये ऐसा है, तो अगर इसको हम लोग निकल और प्लेडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन और कार्बन का सिंगल वाला बॉन्ड बनेगा, यानी कि
सेचुरेटेड बन जाएगा, अनसेचुरेटेड से क्या बनेगा, सेचुरेटेड बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसी तरह से जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको अगर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी बनता है। और ये भी क्या है, ये एक तरह का अनसेचुरेटेड है, और इसको हीट करवाते हैं H2 के साथ तो क्या बन जाता है, सेचुरेटेड बन जाता है, यानी कि वेजिटेबल घी बन जाता है। और जो वेजिटेबल घी है ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, यानी जो अनसेचुरेटेड होता है वो हमारे लिए बेटर है, ठीक है ना, लेकिन जो सेचुरेटेड है वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना। जैसे देखिए आपको ये बता दें कि जो वेजिटेबल ऑयल है जो कि क्या है, अनसेचुरेटेड है, यानी उसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है अनसेचुरेटेड वाला, वो हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। फायदेमंद तो कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। पर जो वेजिटेबल घी जैसे डालडा हो गया जिसमें कि सेचुरेटेड कंपाउंड है, वो क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, ठीक है। आगे समझिएगा कि इसका प्रॉपर्टी, कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसका देख रहे हैं, इथेनॉल का देख रहे हैं। तो इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका सबसे पहले तो इथाइल अल्कोहल, इसका क्या नाम होता है, इसका कॉमन नेम होता है इसका इथाइल अल्कोहल। जो इथेनॉल होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। एक कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल होता है, यानी आसानी से ये जल सकता है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा चीज क्या होता है, ये वाटर में सोलुबल होता है, अगर पानी में इसको डालते हैं तो आसानी से घुल जाएगा। और इसका लिटमस पेपर पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आपको पता हो कि लिटमस पेपर का यूज क्या करते हैं हम लोग, एसिडिक और बेसिक नेचर जानने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लिटमस पेपर पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग कि केमिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल का क्या होता है। अगर इथेनॉल को हम लोग सोडियम के प्रेजेंस में क्या करते हैं कि अगर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड। और इसमें क्या होता है कि जो OH का एक जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस, उसके जगह पे क्या होता है, ONA आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम इथोक्साइड बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर इथेनॉल को H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये अनसेचुरेटेड बन जाता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है, साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे इथेनोइक एसिड का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इथेनोइक एसिड को हम लोग कॉमनली क्या किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर 5 से 8% हम लोग एसिटिक एसिड को या इथेनोइक एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। एक तरह का कलरलेस लिक्विड होता है जो आमतौर पर जैसा बेवरेज में दिया, माफ कीजिएगा, ये फास्ट फूड वगैरह में दिया जाता है, जैसे चाउमीन वगैरह में दिया जाता है, ठीक है। अगर 5 से 8% हम इसको वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होता है, विनेगर बनेगा, ठीक है। उसी तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, 290 केल्विन होता है। और इसको क्या होता है, जब कोल्ड क्लाइमेट में जैसे कि ठंडा का मौसम होता है तो क्या होता है, जम जाता है। और इसे जम जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी समझिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी पहले तो क्या होता है, ये कलरलेस होता है और पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट स्मेल मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, और काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, जो हो सकता है कि मतलब कि आपका मूड खराब कर दे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल। और एक कलरलेस होता है, जैसे मान लीजिए सड़ा हुआ प्याज रहता है, काफी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, ठीक है। और ये वाटर में क्या होता है, मिसेबल होता है, यानी कि ये वाटर में आसानी से सोलुबल होता है। हर प्रोपोर्शन में आप जितना मिलाएगा उतना वाटर में प्रोपोर्शन आराम से ये मिल जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरह से क्या है, ये एसिटिक एसिड ये एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है। तो क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इससे पहले जो इथेनॉल था उसका लिटमस पेपर पे किसी तरह कोई प्रभाव नहीं था, तो इसका प्रभाव है, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। स्टेरिफिकेशन पहले समझिएगा कि स्टेरिफिकेशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज नोन एज स्टेरिफिकेशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग इथेनोइक एसिड को हम लोग इथेनॉल के साथ मिलाते हैं, यानी समझ में आ रहा है आपको ना, कि मान लीजिए कि इथेनॉल, ये इथेनोइक एसिड है, COOH, अगर ऐसे करते हैं, ऐसे देखिएगा CH3COOH, ठीक है। अगर इथेनोइक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। और इस ईस्टर्स को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, इसलिए हम लोग इसको फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में और परफ्यूम वगैरह में इसका यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सोप देखिएगा। जो सोप होता है वो फैटी एसिड का बहुत बड़ा चेन होता है, एक लॉन्ग चेन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। और ये क्या होता है,
क्लीनिंग में काम आता है। जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या करता है, झाग प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मिसल्स का फॉर्मेशन करता है, और ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, ठीक है। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर, ये जो आर है वो क्या है, बहुत लंबा सा कार्बन का चेन है, 20 कार्बन, 25 कार्बन, 30 कार्बन ऐसे हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका क्या है, ये जो COO है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, किसी तरह का कोई मेटल वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे सोडियम पाल्मिटेट हो गया, उसी तरह से सोडियम स्टीरेट हो गया। तो हम ये सब क्या है, एक लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, जो कि कहाँ यूज होता है, सोप में यूज होता है, ठीक है। और सोप के पास क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट होता है। एक चीज और समझिएगा कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, मतलब नॉर्मल वाटर में काम करता है, ठीक है। वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। आगे समझ में। अब डिटर्जेंट देखते हैं। एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे इसमें क्या है, फैटी एसिड का लॉन्ग चेन, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, जनरली सोडियम साल्ट होता है। इसमें जो साल्ट होता है किसका होता है, सोडियम का साल्ट होता है, और ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट वाटर यानी नॉर्मल वाटर के साथ साथ क्या होता है, ये हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग अपना प्रॉपर्टी शो कर सकता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये चैप्टर है यही समाप्त होता है। इसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पे जाके आप देख सकते हैं पहला पार्ट, ठीक है। साथ ही साथ अगला जो हम लोग केमिस्ट्री वाला लाएंगे वो लाएंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर लाएंगे, उसको भी हम लोग 2 पार्ट में करने का कोशिश करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छे से। थैंक यू।